हेलो गाइज, कैसे हैं? व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से बंधन है, अभिनंदन है। तो आप लोगों का सबसे पहला जो गाइज काम है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपनों और अपनों को जोड़े। ये 17 का मैं पेपर लेके आया हूं, तो आप लोग पुनः उसको देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था जिसकी पूर्व से आशा न हो। ठीक है, इसका होना चाहिए जिसकी पूर्व से आशा न हो। अगर उसके लिए बात आप लोगों ने किया जा सकता है, आप इस समय देख रहे हैं चुनाव का माहौल चल रहा है, तो प्रत्याशी एक वर्ड आता है। ठीक है, अर्थात जिसकी आप क्या करते हैं, प्रत्यास्था लगाते हैं। तो उसी तरह जिसकी पूर्व में आशा ना की गई हो तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो इसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए, अनेक नहीं, अनेकों नहीं होता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्याशा जिसकी उम्मीद की गई हो, अपरिमेय, जिसे मापा तौला न जाए। अनाहूत, हूत का मतलब होता है बुलाना, अन का मतलब होता नहीं, अर्थात जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे दिया जाता है, शादी वादी में होता है तो कहते हैं मैं देवता को आहूत करता हूँ। आहूत का मतलब होता है बुलाना किसी को, अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया उसे उसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद निमिष का पर्याय है, आपको बताना है निमिष का जो गाइड पर्याय होता है। देखिए, पर्यायवाची की अगर बात की जाए, पर्यायवाची, आपको एक चीज मैं एग्जैक्ट क्लियर बता देना चाहता हूं। जैसे कोई भी वर्ड होता पर्यायवाची का मतलब होता 100% एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए पवन, पवन का दूसरा होता हवा। ठीक है, प्राण। तो लेकिन आप एग्जैक्ट जो पर्यायवाची होती है, आप एग्जैक्ट के रूप में नहीं, ये 99.99 होती है 100% उस वर्ड को। जैसे मैं कहता हूं मेरा नाम पवन है, अगर उसकी जगह पर आप लिख देते मेरा नाम वायु है, मेरा नाम प्राण है, तो ये चीजें गलत हो सकती है। लेकिन पर्यायवाची जो होता है इसके भी 3 प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। निमिष का जो पर्याय होता है वो होता है क्षण। ठीक है, तो अब देखिए मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य बताना है। देखिए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया प्रायः जो गाइज होती है वो होती है अकर्मक। ठीक है, तो अगर वाच्य कभी पूछा जाए, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के भेद, तो आप लगाएंगे 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो उठा नहीं गया मतलब यहाँ पर जो क्रिया दिखाई गई हो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है, तो है भाववाच्य के अंतर्गत। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण बताना। अगर विशेषण की बात की जाएगी तो विशेषण का जो निर्माण होता है वो होता है 4 प्रकार से। अगर देखेंगे, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखें, अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षा से जो बनेगा गाइस जो बनेगा अपेक्षित। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गोधूम शब्द का तद्भव बताना है। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव बताना है, क्या होगा। ठीक, आपको मैंने बताया था कि तत्सम, तत्सम, तद्भव। तद्भव मैं बार बार आप लोगों को गाइस बताया हूं, तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान। तो अर्थात जो वर्ड संस्कृत के समान होता है उसे बोलते हैं तत्सम। तद्भव वर्ड होता है जो संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा रूप होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं गेहूं। देखिए, एक चीज और बता दूं, अगर आपको तत्सम तद्भव पहचानना है तो जो आम जनमानस की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो जो नियमित तौर पर हर आदमी जिन वर्णों को बोल सकता है उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप देखते हैं गेहूं हर आदमी बोलता है, लेकिन गोधूम कितने लोग बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं बोलते हैं गेहूं। तो आप इस शब्द से प्रयास लगा सकते हैं कि जो संस्कृत के वर्ड होते हैं वो थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, तो जो गेहूं बनेगा वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। निष्कपट में संधि विच्छेद बताना है। देखिए, अगर संधि की बात की जाए तो संधि के जो भेद होते हैं होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, ये संधि के भेद होते हैं, आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, वृद्धि, आयाद, यण। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे वृद्धि संधि हो गई, आयाद संधि हो गई, यण संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, और उसके बाद ये 4 संधियां हो गई, वृद्धि, आयाद, यण और गुण संधि हो गई। ठीक है, तो आप अपनी कोचिंग का नाम व्यास लिखते हैं तो पहले 3 यही याद करिए, वृद्धि, आयाद, यण और दीर्घ और गुण। ठीक, तो आप देखेंगे व्याह डीजे। ठीक है, व्याह में डीजे, अगर इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि व्याह में डीजे, तो व्याह यहाँ से लिख लीजिए, डीजे यहाँ से रख लीजिए,
तो वृद्धि, आयाद, यण, दीर्घ और गुण। व्यंजन की आप बात करेंगे, व्यंजन के भी तीन भेद कहीं कहीं मिलते हैं व्यंजन के अंतर्गत, तोड़ संधि इसी के अंतर्गत आती है। विसर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे कि निह प्लस कपट में टूटकर बनेगा विसर्ग संधि के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद आपको देखना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए वर्तनी में थोड़ा आप लोगों को लिखने में वर्तनी गलत होती है। जो गृह होता है, जैसे आप लिखते हैं अनुगृहित, शुद्ध तो यही होगा, लेकिन और वर्तनी दो तीन पहले आप शुद्ध लिखना सीखिए। जैसे आप लिखते हैं उज्जवल, ठीक है, आप लिखते हैं उज्जवल, दोनों जा आधे होते हैं, ठीक है, उज्जवल। और लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखते हैं कैलाश, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार लड़कों से गलत होता है। और एक वर्ड होता है अनाधिकृत, अनअधिकृत होता है, अनअधिकृत होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो होते हैं अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, ठीक है। आप इन वर्डों को याद रखिएगा, ठीक है। कैलाश इस तरह लिखा जाता है, आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। तो इन सब वर्डों को देखेंगे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। जैसे एक वर्ड होता है अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस युक्त में टूटकर बनता अतिशयोक्त, ठीक, तो ये शुद्ध बनता अतिशयोक्त के अंतर्गत। इन वर्डों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं उपत्तिका, उप का मतलब होता है, जहां भी गाइज आपको वर्ड मिल जाए उप, उप का मतलब होता है समीप। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखना समीप किसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। समीप जो आप देखेंगे उपत्तिका के अंतर्गत, आप देखेंगे सबसे पहले समीप या पास किसमें, कहीं यहाँ जिसके पास की गई, पर्वत के पीछे, पीछे का मतलब पास नहीं होता, ये ऑप्शन खत्म। प्राणियों का पेट का एक अंग, ये भी नहीं होगा। उप का मतलब ही होता है समीप, ठीक है, पर्वत का शिखर, ये भी नहीं होगा। पर्वत के पास हमने बताया था, उप का मतलब होता है समीप, अर्थात पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे बोलते हैं उपत्तिका। एक वर्ड होता है अधिपत्तिका, उसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानिए। उप, जैसे होता उपकूल, अगर रहता यही वर्ड उपकूल, तो होता गंगा के समीप, ठीक है, गंगा के या नदी के समीप, ठीक। उप का मतलब होता है समीप, कूल का मतलब होता है तट, अर्थात जहां पर आप बैठे हैं उसके करीब, ठीक। अब आपको देखना है कि किससे कहां से बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे सा का उच्चारण स्थान, तो आप यहां से देखिएगा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था केटीएम दो, केटीएम दो, ठीक है। तो का वर्ग का उच्चारण इससे हो गया, फिर चा वर्ग का उच्चारण हो गया, फिर टा वर्ग का उच्चारण हो गया, फिर ता वर्ग का उच्चारण हो गया, फिर पा वर्ग का उच्चारण हो गया। लेकिन आपको अभी तक आंसर नहीं पता चला। देखिए अब का वर्ग से ही आप बोलेंगे छोटा और बड़ा, ठीक है। उसके बाद विसर्ग और हा का उच्चारण भी कंठ से होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। अब इसके बाद आपको अ आ लिख लिए, फिर इसके बाद लिखिए ई, ठीक है, और इसके बाद लिखिए या और सा, ठीक है। और री जो वर्ड होता है टा वर्ग आएगा इसी के अंतर्गत, री और जो सा आएगा इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दंत के अंतर्गत सा आएगा और ला आएगा, ठीक है। प के अंतर्गत उ और उ आएगा गाइस। तो आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो गए। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ईचू यसा नाम तालु, जो ये सा का उच्चारण होगा ये किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दंत से कौन कौन से वर्ड होते हैं, तावर्ग, ता वर्ग को दंत से बोला जाता है, और ला और सा को भी दंत से बोला जाता है। मूर्धा से बोला जाता है किसको, ठीक है, मूर्धा से टावर को बोला जाता है, टा को मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड आया था दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आप यहीं पर जान लीजिए, दंतोष्ठ होता है वह, ठीक है। पार्श्विक वर्ड जो होता है, पार्श्विक वर्ड जो होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल, अर्थात होता है लय, ठीक। एक होता है बोध वर्ड, बोध वर्ड, ठीक, वर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे इसे बोलते हैं हा, ठीक है। इसे बोलते हैं काकल्य वर्ड भी बोला जाता है, इसे स्वर तंत्रीय व्यंजन भी बोला जाता है, स्वर तंत्रीय, ठीक है। इसे बोध वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखेंगे आप र को, र को प्रकंपित बोला जाता है, ठीक है, प्रकंपित या लुंठित तो भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ड को थोड़ा सा लुढ़क कर निकलता है, तो इसे लुंठित वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। व को बोला जाता है दंतोष्ठ, आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं, इतनी चीजें आपको बता दी गई। एक एक क्वेश्चन से मैंने पूरी वर्णमाला को आपको एग्जैक्ट क्लियर कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे अत्यंत में उपसर्ग होगा, ठीक। तो अति आप इसको तोड़ेंगे, अति प्लस अंत में टूट कर बनेगा अत्यंत, तो अति हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि के अंतर्गत आएगा, तो आपको यहाँ पर संधि भी पता चल गई और उसके बाद उपसर्ग भी पता चल गया। हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं गाइस,
फिर मैं बता दूं, उप का मतलब होता है समीप, सर का मतलब होता है रचना, अर्थात जहां पर दो समीपवर्ती वर्णों के मिल से रचना या विकार होता है बोलते हैं उसे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हिंदी में होते हैं 13, इंग्लिश में होते हैं 8, अरबी और फारसी में होते हैं 19। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, चौराहा में समास कौन सा होगा। ठीक है, आपको मैं चीजें बता चुका हूँ। सबसे पहले अगर समास की बात की जाएगी, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के होते हैं 6 भेद। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद। ठीक है, अब आप देखेंगे जिसमें पद की प्रधानता होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीही में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, बहुब्रीही लिखा जाता है, ऐसे याद रखिए। ब्रीही का मतलब होता है चावल। ठीक है, बहुब्रीही समास में ही बहुब्रीही समास है, इसको याद रखने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुब्रीही समास में ही बहुब्रीही समास है, कभी पूछा जा सकता है। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है या द्वितीय पद कह सकते हैं, द्वंद्व पद में दोनों प्रधान होते हैं, और इसके बाद बहुब्रीही में अन्य पद प्रधान होता है, इसको जान लीजिए। इसीलिए बाकी दो जो होते हैं, दिगु और कर्मधारय में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसीलिए मुख्य समास जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। जितनी डेप्थ में मैं चीजें बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, इससे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी समाज में। ठीक है, तो आप इस चीज को जानते रहिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि द्वीप के अंतर्गत जहां पर कर्मधारा है, इसकी विशेषण और विशेष की कहीं बात की गई नहीं, इसका काम खत्म। ठीक है, और अथवा या से कहीं वह जुड़ा है नहीं जुड़ा है, काम खत्म। अव्ययी भाव कहीं पर है, मतलब जहां पर पहला पद अव्यय की बात करा जब नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा अगर नहीं होगा, फिर भी अगर आपको संख्यावाची दिख जाए तो होगा हमेशा द्विगु समास। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए, यहाँ पर मैंने कहा संख्यावाची जितने भी होंगे वो सब होंगे कैसे, द्विगु समास के। लेकिन 11 से लेकर 18 तक, फिर 21 से लेकर 28 तक, फिर 31 से लेकर 38 तक, इन सब में होगा भैया जी द्वंद्व समास। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में आप लूसेंट में ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा, पृथ्वी पीएन पांडे में भी नहीं मिलेगा। इस चीजों को मैं स्वयं से रिसर्च करके बनाया हूँ। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे पहला पद गिनतीवाची है, लेकिन आप 11 को जब तोड़ेंगे तो इसमें होगा द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, लेकिन जब आप 19 को तोड़ेंगे तो उन प्लस 20 में तोड़ सकते हैं, तो उन जो होता है उपसर्ग अव्यय के कोड का होता है, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, 20 में तो आप जानते हैं अन्य पद की प्रधानता होती है, उसमें होगा बहुब्रीही समास। लेकिन ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर बहुब्रीही समास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं सकता। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर गूगली कराना चाहेगा तो यहीं पे करा ले, पूछ लेगा 12 में कौन समास, सब लोग देखेंगे कहेंगे गिनती है, गिनती है तुरंत लगाएंगे दिग, लेकिन जब आप एग्जाम में नंबर जोड़ेंगे तो जाएंगे कम थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना 42 नंबर क्वेश्चन कि इसका अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आप सभी लोग जानते हैं नासिका से होता है। जितने भी पंचमाक्षर वर्ड होते हैं, अंगा, या, अड़ा, न, तथा दधन, प फ ब भ और म, ये होते हैं, इसको नाक से बोला जाता है, नासिक के बोल, इन्हें बोलते हैं अशुभ वर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासक अपने इन पे नाम नहीं रखता था, इसीलिए इन्हें अशुभ वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जानने की डेप्थ में, हमने एक एक चीज को आपने डेप्थ के, मतलब पूरा पेपर मैंने फाड़ के रख दिया। ठीक, उसके बाद आपको देखना 4 गज मलमल कौन सा विशेषण, मैंने विशेषण के बारे में बताया था कि विशेषण के जो भेद होते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत देखेंगे विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते 4 प्रकार के, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाण, इसके परिमाणवाचक के 5 भेद होते हैं। फिर गणनावाचक के अंतर्गत देखेंगे 2। ठीक है, गणनावाचक के भी 7 भेद होते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत आपको गाइड बताना है कि इसमें कौन सा होगा, तो परिमाण बोधक 4 गज मलमल। ठीक है, तो ये परिमाण को दिखा रहा है, जहां पर माप तौल की बात की जाए वहां परिमाणवाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक पहला दूसरा तीसरा क्रम की बात इसी के अंतर्गत आएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज पहले ही बताया था, अगर तत्सम तत्व पहचानना है तो मैंने कहा था जब भी परिवर्तन हो, जैसे शीर्षासन वर्ड आता है तो आप ये सा का जो परिवर्तन होगा इसमें होता है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे 44 नंबर शीर्ष का जो होता है शीर्ष। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बताना है 42। ठीक है, आपको मैं यहाँ से कई चीजों की जानकारी दूंगा। ठीक है, बोली के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा जो हिंदी के अंतर्गत कितनी, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर गूगली कर सकता है, ये पूछ सकता है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, कुल कितनी
बोलियां आती हैं, ठीक है। एग्जामिनर सेम आपको ऐसे ऑप्शन देगा, पहला देगा 18, दूसरा देगा 6, फिर दूसरा देगा 17, फिर देगा 8, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो ये चीज आप देखेंगे गाइस, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। आपसे ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं कि आपसे कहीं भी गलती होने की संभावना ना हो। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, मैं यहाँ लिखा हूं हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है, ठीक। आप दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखिएगा प्लीज, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हिंदी के अंतर्गत कुल 5 उपवर्ग आते हैं। उपवर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे 5 उपवर्ग के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, ठीक है। अब आप इसके अंतर्गत 18 बोलियां आप देखेंगे पांच 5 उपवर्गों के अंतर्गत, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है। आप इसके बाद देखेंगे, तो इसके अंतर्गत देखेंगे, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कब, कब है, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी की आती है ए बी सी, ठीक है। बिहारी की आती है एम एम बी, ठीक। उसके बाद आती पहाड़ी हिंदी, ठीक है। इसके अंतर आती खस और ब्रांचड़ के भी, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखने का प्रयास करिए। 5 उपवर्गों के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, एक और कोई रह गई। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे के से हो जाएगा खड़ी बोली, जिसको राहुल सत्याग्रही ने कौरवी बोली का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद ब्रज, फिर इसे काव्य भाषा के रूप में जाता है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। फिर पहाड़ी के अंतर्गत खस और ब्राचर, ठीक। फिर आती सिंधी के अंतर्गत आएंगी, ठीक, सिंधी के अंतर्गत आएंगी एसबीआई, ठीक है। ब्रांचर जो आएगी इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक। आप लोग एक एक चीजों को पूरा डेप्थ में मैंने बताया, ठीक है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। देवनागरी लिपि है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देवनागरी लिपि की जो खोज हुई थी वो गुजरात में हुई थी, भारत के अंतर्गत। जय भट्ट ने खोजा था। जय भट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। आपको इतनी चीजों के बारे में मैंने पूरी हिंदी भाषा परिवार को बताया, तो आप क्या जानेंगे इससे ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा अब क्वेश्चन जो पूछा आप पूछिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोली, 18 बोली आती। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोली आती, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, कब कब है ये 5 और प्लस ये 3, गाइस होगा आंसर 8। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लगा के आएंगे 18, फिर नंबर जोड़ेंगे, कहीं एक तो कम होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आंख का किरकिरी होना, अप्रिय लगना, ठीक है। अप्रिय लगना, धोखा देना, बहुत प्रिय होना। तो बहुत प्रिय होना मतलब नाक का बाल होना। नाक का अगर बाल आप तोड़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बहुत प्रिय होना। धोखा देना मतलब दगाबाजी कर जाना, ठीक है। अप्रिय लगना, अप्रिय लगना मतलब इच्छा, मन न भाना, अप्रिय। आंख का किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना। अगर आपके सामने अगर कोई पढ़ के कांस्टेबल बन जाए और आप रह जाए, आप शिक्षक ना बन पाए, तो आपकी क्या होगा, आंख की किरकिरी होगा, कष्टदायक होगा। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द होता है। जितने भी मुहावरे आपको मिलेंगे उसके अंत में ना जरूर होगा। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज, ठीक है। अवर्तनी के दृश्य कौन सा मौखिक अभिभाषण का रूप है, आपको बताना है कि इनमें मौखिक भाषण। देखिए मौखिक का एक चीज अगर आप जान ली, श्रुति का मतलब है सुन सुन कर लिखा जाना, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। मतलब आप जब लेख लिखेंगे तो या तो देख के लिखेंगे, एक होता आलेख, एक होता सुलेख। शुद्ध वर्तनी, आप वर्तनी भी लिखते हैं तो देख, लेकिन आंसु भाषण जो होता है वर्तनी, सुलेख, लेख का मतलब होता है लिखना, श्रुति लेख का मतलब होता है जो सुन सुन कर लिखा जाए, ऐसा लेख, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद आज का मतलब होता तत्काल, भाषण का मतलब होता भाषण, ऐसा ऐसा भाषण जो सिर्फ तत्काल कवि तत्काल लिखा जाए उसे आज भाषण। इसी तरह होता है एक आशु कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचनाओं को कवि करे, ठीक है। इसी एक वर्ड होता है आशु कवि, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ऐसा कवि जो तत्काल रचनाओं को करे, ठीक है। तत्काल रचनाओं को करने वाला कवि, रचनाओं को करने वाला कवि, करने वाला कवि, ठीक है। इसके बाद आप सुनिएगा अगला बात सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक होता है आशुतोष। आशुतोष किसका पर्याय जी, भगवान शंकर का। आशु का मतलब होता है तुरंत, तोष का मतलब होता है अर्थात ऐसे देवता जिनको प्रसन्न करना आसान हो, उन्हीं को बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, इसीलिए बोला जाता है ऐसे भगवान जिसको आप तुरंत प्रकट कर ले, तुरंत बना ले, उन्हें बोलते हैं आशुतोष। तो जो ऐसा कभी जो तत्काल भाषण को ले उसे बोलते हैं आशुतोष, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मतलब भारत से बाहर जो अगर प्रयोग किया जाता है, पाकिस्तान में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बृहद स्तर पर अगर देखा जाएगा तो इसके अंतर्गत मॉरिशस में किया जाता है। ठीक है, मॉरिशस पोर्ट लुइस है। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हिंदी के जो कवि सम्मेलन हुए थे, हिंदी के कुल 11 कवि सम्मेलन अब तक हुए थे। पहला जो हुआ था आप देखेंगे भारत में हुआ था 1975 के अंतर्गत नागपुर में हुआ था। तो आप देखेंगे हिंदी के बाहर मॉरिशस के अंतर्गत पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस के अंतर्गत इसके हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत से बाहर कई देशों में किया जाता है, श्रीलंका में भी हिंदी भाषा बोला जाता है, पाकिस्तान में बोला जाता है, नेपाल में, लेकिन भारत से सबसे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो मॉरिशस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है भारतीय द्वीप से निकलने वाली पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी से निकलती थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे। ये जो निकलती थी 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी निकाले, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। पहले इसका जो प्रारंभ हुई थी ये 1900 से लेकर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने इसका बनारस से प्रकाशन किया था। ठीक है, बनारस से प्रकाशन किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कवि वचन सुधा जो हिंदी प्रदीप के द्वारा निकाली जाती थी, भारतीय द्वीप की पत्रिका है। ठीक है, नवनीत का मतलब होता है ताजा मक्खन, इसको आप याद रखिएगा। उसके उसके बाद आप देखिएगा तद्भव पत्रिका का संपादन होता था। तद्भव पत्रिका हमने आपको बार बार बताया, जब भी तद्भव तत्सम वर्ड आए हैं तो उसके अंतर्गत मैंने बताया कि तद्भव पत्रिका का जो प्रकाशन करते थे अखिलेश तिवारी करते थे। इसके बाद हिंदी जो हिंदी प्रगतिशील का पहला लेखक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, वो भी लखनऊ से हुआ था। तो अखिलेश तिवारी इसका प्रकाशन करते थे। 1999 के अंतर्गत ये पत्रिका का प्रकाशन होता था लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसके प्रकाशन का श्रेय जाता अखिलेश तिवारी को। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल में बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 12 वर्ष ले कुकुर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जिए, आगे जिए को धिक्कार। तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि ऐसा बताया जाता था, 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जिए को धिक्कार। अर्थात कुत्ते की जो उम्र बताई गई वो कितना, 12 वर्ष, 13 वर्ष जिए सियार, और जो सियार की उम्र बताई गई थी वो 13 वर्ष, बरस 18 छत्री जी, अगर छत्री की जो उम्र बताई गई थी 18 वर्ष, आगे जिए को धिक्कार। इस तरह की जो लाइनें लिखी गई थी वो किसके माध्यम से लिखी गई थी, आप सोचिए। और इसी एक पंक्तियां यही कवि ने लिखी थी। ठीक, उसके बाद एक पंक्तियां लिखी गई थी, अगर जो मर जइयो खटिया पर तो कुकुर गीत न खइए मात, अगर मरियो रण खेतन मा तो तुम्हारा नाम अमर हो जाए। तो इस तरह की जो पंक्तियां लिखी जाती थी गाई, तो ये थोड़ा वीर रस से प्रभावित होती थी। ये किसने लिखा था, ठीक है, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर, जो इसको लिखने का जो श्रेय लिखा था जगनिक ने लिखा था, इन पंक्तियों को जगनिक ने लिखा था। तो आप ये जानिएगा इतनी वीर, इतनी ओजपूर्ण रचनाएं की जाती थी जगनिक के समय। उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो मानक भाषा जो होती है, मानक स्टैंडर्ड लेवल जो होता है, वो जो होता है साहित्यिक भाषा नहीं हो सकती, साहित्यिक रचनाएं की जाती। तो 52 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, सूर सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, सूरदास ने कुल 12 प्रमाणिक रचनाओं को, जो 6 ब्रज भाषा में लिखी गई थी, 6 अवधि भाषा में लिखी गई थी, तो सूर सागर जो गाय लिखी गई थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, ये किसने लिखा था, ये सबको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत होना चाहिए था। ठीक, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लाइन को ड्रॉट बाई सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आल्हा खंड है, मैंने अभी बताया था आल्हा खंड। ठीक, बुंदेलखंड से संबंधित था। जगनिक परमाल रासों के अंतर्गत देखेंगे, परमाल रासों के अंतर्गत आल्हा खंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर देखना है आपको, अगला पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, अगर आपको देखे पूरा, मैं आपको बार बार ये आगाह कर देना चाहता हूं, कभी भी आप पैसेज मत पढ़िए, कभी भी पैसेज आप बिल्कुल मत पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब जो पैसेज का ट्रेंड हो गया ना, वो क्वेश्चन पैसेज आप एक पूछता, सबसे पहले आप आज पैसेज पढ़ना बंद करेंगे। ठीक, आज से आप सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन देखिए पूछा क्या। अब ये 56 नंबर जो क्वेश्चन है, ये पूछिए आप इसका कहां संबंध पैसेज से। आपसे पूछा घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, आप बताइए। तो घूम प्लस अक्कड़, पहला जो क्वेश्चन आपका तैयार 1 नंबर। ठीक, तो अक्कड़ प्रत्यय होगा, घूम मूल मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर घुमक्कड़ बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखना है आपको, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बस आप यहाँ पहुंचिए। उसके बाद जहां महावीर लिखे हो, अब देखिए यहां से आप महावीर, अब आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, महावीर ने छंदस विचार
विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे पढ़ना, दिशाओं को अपना अंबर बनाया, वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। तो आपको ये मिल चुका है ना आंसर, वैशाली में जन्म लिया, बस आपका काम खत्म। क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक करिए, वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सा संधि विच्छेद होगी, ठीक है। स्वच्छंद के अंतर्गत आप देखेंगे, स्वच्छंद के अंतर्गत आप अगर देखेंगे गाइस, ठीक है, स्वच्छंद के अंतर्गत अगर आप देखेंगे विसर्ग प्लस छंद में टूटकर बनेगा विसर्ग संधि के अंतर्गत स्वच्छंद बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुई थी उनकी अवस्था क्या थी, तो आपको क्वेश्चन वहीं से टेकल करना है। तो ठीक है, आप देखिएगा यहाँ लिखा होगा आपको, ठीक है। अब आपको देखना है, अब आप जहाँ 35 36 38 ऑप्शन देखना, कुछ महीनों में छोड़कर उन्होंने 35 वर्ष की बुद्धत्व को ज्ञान प्राप्त हुआ, बस ठीक। यहाँ से आपको जो आंसर मिला गाइस वो 35 वर्ष मिला, ठीक है। श्रुति का संबंध है तो वैदिक धर्म से, तो वेद प्लस इक में टूटकर वैदिक बनता है, श्रुति का संबंध इन्हीं से होता है, तो ठीक है। तो इस तरह टोटल आपका 2017 का मैंने प्रश्न को पूरी सॉल्व किया, ठीक है। आपको कराया तो मैंने 30 क्वेश्चन, लेकिन आप देखेंगे एक एक चीजों को डेप्थ में मैंने बताने का प्रयास किया। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।